हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि होगा टेलोरिक स्क्रू। ठीक है, तो जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये टेलोरिक स्क्रू या हेलिक्स हम इसको बोलते हैं, टेलोरिक स्क्रू और हेलिक्स। ये नेक्स्ट मोड ऑफ क्लासिफाइंग एलिमेंट्स था। तो the first real periodic classification of elements was the telluric screw। ठीक है, तो अगर हम रियल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कहें इन द बिगनिंग, तो वो टेलरिक स्क्रू थी, या जिसे हम टेलरिक स्क्रू या हेलिक्स कहते हैं। इसको किसने दिया था? इट वाज प्रपोज्ड बाय AEB डी चेनकर्टाइस। ठीक है, चेनकर्टाइस ने इसे प्रपोज किया था, यानी दिया था। ही वाज अ फ्रेंच जियोलॉजिस्ट। ठीक है, मतलब एक फ्रेंच जियोलॉजिस्ट थे ये चेनकर्टाइस, जिसने ये टेलरिक स्क्रू या हेलिक्स जैसी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बनाई थी। और वो भी कब बेटा? इन 1862। उसने क्या किया? ही टू का वर्टिकल कॉलम। एक्चुअली बेटा यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे आप ध्यान कीजिए कि यहाँ से आपने ये लिखना है ही टू का वर्टिकल सिलेंडर। उन्होंने क्या किया था, एक मतलब जो चेनकर्टाइज थे, डी चेनकर्टाइज जो थे, उन्होंने एक वर्टिकल का मतलब हो गया सीधा इस तरह से। ठीक है, एक वर्टिकल सिलेंडर लिया एंड ड्रू 16 इक्विडिस्टेंट लाइंस, और उसमें इस तरह से जो है इन्होंने इक्विडिस्टेंट मतलब हो गया बराबर बराबर गैप किए हुए 16 लाइनें, ठीक है, उस सिलेंडर में जो है वो खींची। ऑन इट्स सरफेस, उसकी सरफेस पे 16 लाइंस जो है वो वर्टिकल लाइंस उन्होंने ड्रॉ की, जो कि परपेंडिकुलर थी टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। जो सिलेंडर का एक्सिस था, उस सिलेंडर के एक्सिस के वो 16 लाइंस इक्विडिस्टेंट जो थी वो परपेंडिकुलर थी। ओके, ही देन ड्रू अ हेलिक्स। उसके बाद उन्होंने एक हेलिक्स ड्रॉ किया इस सिलेंडर के एक्सिस पे एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द एक्सिस। लेकिन वो सिलेंडर के एक्सिस से 45 डिग्री पे जो है वो एक एक्सिस 45 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, जो वो हेलिक्स थी, वो उन्होंने ड्रॉ की। एंड देन अरेंज्ड द देन नॉन एलिमेंट्स, मतलब जो तब एलिमेंट्स नाउन थे, एग्जिस्ट कर रहे थे, उन्हें फिर चेनकर्टाइस ने उस हेलिक्स पे अरेंज किया देन नॉन एलिमेंट्स को। और वो भी किस तरह से? इनका भी बेसिक जो प्रिंसिपल था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास था। तो ही देन अरेंज्ड all the then known elements in increasing order of their atomic weights on the helix obtained in this manner। जो इस तरह से इन्होंने ये एक हेलिक्स बनाया यहाँ पर, ठीक है, उस हेलिक्स पे बेटा उन्होंने इस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स के अकॉर्डिंग द देन नॉन एलिमेंट्स को जो है अरेंज किया। ठीक है, यानी क्लासीफाई किया, अरेंज किया, रखा वहाँ पे सिक्वेंस से। ठीक है, लेकिन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ही अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट हम ये बात कहेंगे, हुज एटॉमिक वेट डिफर, ही ऑब्जर्व दैट। ओके, जब उन्होंने इस तरह से रखा तो चेनकर्टाइस ने ये ऑब्जर्वेशन ली यहाँ से, दैट एलिमेंट्स हुज एटॉमिक वेट्स डिफर्स फ्रॉम ईच अदर, कि जिन एलिमेंट्स का आपस में एटॉमिक वेट जो है वो डिफर करेगा 16 से, ठीक है, यानी 16 एटॉमिक मास यूनिट से, और फिर मल्टीपल्स ऑफ 16। ठीक है, जब दो एलिमेंट्स का एटॉमिक मास डिफर करेगा या तो 16 से और बाय द मल्टीपल्स ऑफ 16, दे फेल अलोंग द सेम वर्टिकल कॉलम। तो फिर वो कहाँ पर आएंगे? एक ही वर्टिकल, सेम वर्टिकल कॉलम, जिसको हम ग्रुप भी कहते हैं, वो आएंगे। एंड शोड नियरली द सेम प्रॉपर्टीज़। वो जाहिर सी बात है कि जिन एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स जो हैं वो आएंगे यहाँ पर सेम वर्टिकल लाइन में, ठीक है, उसे उन्हें उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो सेम होगी, ऐसा मानना था किसका? जो ये क्लासिफिकेशन दी थी डी चेनकर्टाइस ने, उनका। ओके, हाउएवर दिस क्लासिफिकेशन आल्सो डिड नॉट रिसीव मच अटेंशन। लेकिन जहाँ तक इस क्लासिफिकेशन की बात है, ये भी उतनी ज़्यादा अटेंशन जो है वो रिसीव नहीं कर सकी, मतलब उतना ज़्यादा जो है इसका भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पे ये अपना डोमिनेंट रोल जो है वो नहीं बना सकी। तो लिहाजा हमें चूँकि एक ऐसा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन चाहिए था, ठीक है, लर्नर्स को एक ऐसा क्लासिफिकेशन चाहिए था कि जितने भी एलिमेंट्स नॉन है वो सारे के सारे
ठीक है, इन्वॉल्व होने चाहिए थे। तो कहीं ना कहीं हम बताएंगे कि टेलरिक स्क्रू में भी वो कमी रही, जिसके कारण जो है इसको मच सपोर्ट और अटेंशन जो है वो ना मिलने के कारण इसे भी रिजेक्ट होना पड़ा, ठीक है, यानी फेल होना पड़ा। तो दैट इज़ वाई देन वी मूव टुवर्ड्स द अनदर मोड ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज़ नाउ the you can say Newland's law of octaves. So far as the Newland's classification is concerned, बेटा आपने क्लास 10th में भी ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, वहाँ पे भी आपने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, अगर आपने वहाँ पे टेलरिक स्क्रू नहीं पढ़ा लेकिन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स तो आपने वहाँ पे पढ़ा है। तो चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को, कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या कहता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इसका एक स्टेटमेंट लिखिए, न्यूलैंड्स, आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देखो बेटा मैं आपको बताता चलूँ कि न्यूलैंड्स का दिया हुआ लॉ तो ये है ही, लेकिन हम इसको ऑक्टेव्स कहते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी कहते हैं सिंपली, याद रखना, दिस इज आल्सो नोन सिंपली एज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स का मतलब है कि यहाँ पे जो ये जॉन न्यूलैंड्स थे, इन्होंने अपनी जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स थी वो म्यूज़िकल नोट्स होते हैं ना 8, उसी 8 को हम ऑक्टा बोलते हैं, ऑक्ट, ठीक है नहीं, तो उससे ये कॉन्सेप्ट लाया गया है ऑक्टेव्स, मतलब म्यूज़िकल नोट्स 8 क्या होते हैं बेटा, जैसे हम बोलेंगे सा, रे, ग, मा, प, द, नी एंड सा, ठीक है, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इन 8 म्यूजिकल नोट्स के लिए ही ये टर्म यूज हुई है ऑक्टेव्स, समझा रही बात। तो ये ऑक्टेव्स जो है ये म्यूजिकल नोट्स से रिलेटेड टर्म है, जो कि न्यूलैंड्स यहाँ पर यूज़ करते हैं अपनी क्लासिफिकेशन में, अपनी क्लासिफिकेशन या मूड ऑफ क्लासिफिकेशन को समझाने के लिए। तो आइए देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट जो है वो क्या है। तो ये स्टेटमेंट आप बेटा लिखेंगे कॉपी पे, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड, या आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड ही लिखें आप। इफ़ एलिमेंट्स, इनका मानना है कि अगर हम क्या करेंगे, इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, in increasing order of their, in increasing order of their atomic, in increasing order of their atomic mass या atomic masses, then every 8th element, तब क्या होगा, हर 8वां एलिमेंट जो है बेटा, एवरी 8th एलिमेंट शोज, दिखाएगा प्रॉपर्टीज, ठीक है, क्या दिखाएगा, प्रॉपर्टीज सिमिलर, एक जैसी, सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, कि उसकी जो प्रॉपर्टीज आएंगी वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर आएंगे, ऐसा मानना था न्यूलैंड्स का, ठीक है। और बेटा इसी तरह से ये 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट आएंगी, जिस तरह से 8th नोट ऑफ म्यूजिकल स्केल का, ठीक है, सिमिलर है टू द फर्स्ट नोट। जैसे अगर आपने म्यूजिकल स्केल का पहला नोट सा कहा बेटा, तो अभी जो मैंने आपको लिख कर दिया, थोड़ा सा मैं आपको वहाँ पे वापस लेके आता हूँ, जहाँ मैंने यहाँ पर आपको सारे गामा पा बताया, तो यहाँ पर देखिए अगर सा आपका फर्स्ट म्यूजिकल नोट है म्यूजिकल स्केल का, तो रे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th और 8th, देखिए बेटा 8th तो फिर आपका आ गया सा ही, समझ आ रही है आपको बात। अगर मैंने फर्स्ट म्यूजिकल नोट का नाम सा रखा तो 8th भी मेरे पास सा ही आ रहा। तो इन्होंने इस तरह से अपनी क्लासिफिकेशन में समझाने की कोशिश की कि मैं अपनी क्लासिफिकेशन में 8 एलिमेंट्स का, ठीक है, 8 एलिमेंट्स को लेता हूँ
और उनमें 8 एलिमेंट की सिमिलरिटी आपको किस तरह से दिखेगी कि पहला और 8वां एलिमेंट जो है वो आपस में रिजेंबल करेगा। मतलब फर्स्ट और 8th एलिमेंट जो है 8 एलिमेंट्स में से वो अपनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक जैसी शो करेंगे, और जब उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होंगी तो दे विल बी प्लेस्ड इन अ सेम वर्टिकल कॉलम, दैट मीन्स सेम ग्रुप। ओके, या ज़रूरी नहीं है सा से आप शुरू करेंगे। देखिए आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। आप अगर बेटा रे वाले म्यूजिकल नोट को फर्स्ट बताएंगे, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, तो 7 आ गया सा को, तो सा के बाद फिर से क्या आ गया रे, उसको फिर से आपका 8 आ जाएगा। समझा रही बात? आप जिस भी म्यूजिकल नोट से शुरू होके फर्स्ट उसको बताएंगे तो उसी का जैसा जो है आपको नंबर 8 पर मिलेगा। होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। तो वही मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड्स, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, देन एवरी 8th एलिमेंट शोज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। ओके, होप कि आपको ये स्टेटमेंट भी समझ में आ गया होगा और किस तरह से न्यूलैंड्स ने इस अपने स्टेटमेंट को, अपनी क्लासिफिकेशन को, मोड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को म्यूजिकल नोट्स के साथ रिलेट किया। तो यहाँ पे हम बेटा एक एग्जांपल देते हैं। जैसे यहाँ पे आपने एंड किया स्टेटमेंट का, आप यहाँ पर बोल सकते हो जैसे आपने बताया सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे आप बता सकते हो लाइक द 8th नोट ऑफ अ म्यूजिकल स्केल। मतलब थोड़ा सा ये याद रखना आपने, लाइक द 8th मतलब उसी की तरह, लाइक द 8th नोट ऑफ अ म्यूजिकल स्केल। ये थोड़ा सा याद रखना है आपने कि जिस तरह से 8वां नोट जो है म्यूजिकल स्केल का फर्स्ट नोट के साथ रिजेंबल करता है, जैसे सा सा, रे रे, ग ग, मा मा, ठीक है, समझ आ रही है आपको बात? तो इस तरह से ये भी फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट जो है, या 8th एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट जो है आपस में रिजेंबल करते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। चलिए ये तो सारे गा मापा था, लेकिन अब हम इसका एक एग्जांपल लेंगे। लेट्स टेक द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड यू कैन से, ठीक है। जैसे बेटा सेकंड पीरियड से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स हैं, लिथियम है, फिर आपका बेरिलियम है, फिर आपका बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है और आपका फ्लोरीन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, और अगर आप लेंगे थर्ड पीरियड से, थर्ड पीरियड के भी आप ले सकते हैं। जैसे आपने लिया सोडियम लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान करना है कि ये जो लिथियम के नीचे बेटा, मतलब यहाँ पे मुझे ना, यहाँ से जब मैं आगे गया नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन फ्लोरीन भी आपने स्ट्रेटली यहाँ पे आगे जोड़ना है, ठीक है। चलो पहले हम उसी को लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ, पहले हम सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स को ही समझते हैं। तो देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे लिथियम को, मैंने कितने एलिमेंट्स लिए, 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ठीक है, 7 लिए ना। अब देखो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर। ऐसे करता हूँ मैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन के बाद आपने क्या लिखना है, ऑक्सीजन, ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है आपने, फ्लोरीन। ये इसके आगे जो एलिमेंट्स लिखने थे वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझ आ रही बात, ये 2 ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 के बाद क्या आना चाहिए था, 8th। आप बोलेंगे सर 8th एलिमेंट कौन सा है वो, तो बेटा 8th एलिमेंट का नाम है यहाँ पे अब सोडियम। क्या नाम है, सोडियम। अगर मैं इसको स बोलूँ, ज़रा देखो, स रे ग म प द नी, और इसको क्या आएगा फिर सोडियम को स। इसका मतलब ये जो वर्टिकल कॉलम बनेगा, इसमें जो लिथियम और सोडियम है, ये लिथियम फर्स्ट एलिमेंट है और जो आपका सोडियम है ये 8th एलिमेंट है। तो यही तो मानना है न्यूलैंड्स का कि आफ्टर सर्टन इंटरवल्स आर रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ 8th एलिमेंट विल रिजेंबल टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, जिस तरह से उन्होंने इस म्यूजिकल नोट से हमको समझाया। या फिर मान लीजिए कि आप बेरिलियम से कह रहे हैं, ठीक है, अगर आप बेरिलियम से शुरू होंगे तो अगर आप बेरिलियम को बेटा 1 कहेंगे, यानी स के बाद क्या आता है, रे, तो फिर आपका नीचे जो 8वां एलिमेंट बेरिलियम के नीचे आएगा उसका भी रे ही आना चाहिए। तो चलिए, रे ग म प द नी, ठीक है, द नी, तो सा किसको आया, सोडियम को, सोडियम के बाद सा के बाद क्या आएगा, रे। अब यहाँ पर देखना है सोडियम के आगे कौन सा एलिमेंट होता है, तो सोडियम से जस्ट आगे अगर आप देखोगे पीरियड में, थर्ड पीरियड में, तो वो होता है बेटा मैग्नीशियम। क्या होता है, मैग्नीशियम। तो देखो बेरिलियम को भी रे मिला म्यूजिकल नोट, और मैग्नीशियम को भी रे मिला। समझ आ रही बात? ये तो मैंने मतलब कंटिन्यूटी में इस तरह से बता दिया। नहीं तो आप बेरिलियम को ही स बोल सकते हो, स यहाँ से बोलोगे ना, स फिर इधर ही आएगा। अगर आपने अब देखो बोरान में ग बोला ना, तो यहाँ पर भी आपका
जो ये ऑक्सीजन लेकिन आगे है, बेरिलियम बोरान के नीचे जो एलिमेंट आएगा बेटा वो है आपका एल्युमिनियम, एक्चुअली उस पर भी ग ही आएगा, यानी बोरान को भी ग, इधर भी ग ही आएगा। या अगर सा लिया आपने म्यूजिकल नोट तो सा आएगा, रे लिया तो रे आएगा। जहाँ से आप स्टार्ट होंगे तो 8वां एलिमेंट आपका वैसा ही मिलेगा, 8वां जो म्यूजिकल नोट होगा वो उसी जैसा मिलेगा जैसा आपने फर्स्ट वन लिया है। तो इस तरह से बेटा इन्होंने जो है न्यूलैंड्स ने अपनी मोड ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो समझाई। तो अब हम कहेंगे कि कॉन्सेप्ट तो हमने लिया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की क्लासिफिकेशन को तो हमने समझा, लेकिन आखिर ये वैलिड क्यों नहीं रहे, ठीक है। तो चूंकि बेटा इन्होंने क्या किया, न्यूलैंड्स ने क्या किया, इसकी जो क्लासिफिकेशन है ये भी फेल हो गई, ठीक है। इसका फेलियर क्या रहा, ठीक है, फेलियर मतलब इसकी जो लिमिटेशन है, ठीक है, लिमिटेशन जो है ये क्यों, क्या कमी रह गई, इसको क्यों ये फेल हो गई, ठीक है, उसमें आप बताएंगे। इसने क्या किया, ही दैट मीन्स यू कैन से न्यूलैंड्स, he could arrange, you can say he could arrange the elements, up to कैल्शियम only। क्या किया इसने, ये इस तरह की क्लासिफिकेशन जो है वो हमको कहता गया, लेकिन सिर्फ कैल्शियम तक ही ये वैलिड रही। इसका कहना जो है वो एलिमेंट कैल्शियम तक ही वैलिड रहा। तो सिर्फ कैल्शियम तक ही हमको क्लासिफिकेशन नहीं चाहिए थी बेटा, हमको क्लासिफिकेशन चाहिए थी पूरे एलिमेंट्स की जितने वो एग्जिस्ट कर रहे थे एट दैट टाइम। तो चूंकि इसकी क्लासिफिकेशन सिर्फ कैल्शियम तक ही रही, इट वाज रेस्ट्रिक्टेड अप टू कैल्शियम ओनली, ठीक है। तो एंड हैंस यू कैन से एंड दस गेट्स रिजेक्टेड, तो इसलिए इसकी भी क्लासिफिकेशन जो है वो रिजेक्ट ही हुई, ठीक है। और बेटा याद रखना, इसकी क्लासिफिकेशन का बेसिक प्रिंसिपल भी था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। क्या था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। और जो आपने पीछे डॉबरनर-स्ट्रैड पढ़ा उसमें भी आपका इंक्रीजिंग एटॉमिक मास जो है वो बेसिक उसूल था, डॉबरनर्स की क्लासिफिकेशन का बेसिक प्रिंसिपल था, ठीक है। तो इन दोनों का बेसिक प्रिंसिपल जो था वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास था। और आगे जब आप मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे या मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास जो है बेसिक प्रिंसिपल माना गया था। तो होप कि बेटा आपको ये दोनों क्लासिफिकेशंस जो हैं आज की लेक्चर की समझ में आ गई हूँ। तो लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि आप वीडियो लेक्चर्स जो है वो ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, आप लोग मौज मस्ती कर रहे हैं आप। तो देखिए हम इतने मेहनत से आपके लिए ये वीडियो लेक्चर्स जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो आप इनको फर्स्ट टू लास्ट देखिए, कोई भी कमेंट है आपको आप बता सकते हैं, हम आपको हर एक आपकी क्वेरी का आंसर जो है वो करने के लिए हर वक्त रेडी है। तो होप कि बेटा आपको ये लेक्चर समझ में आए और ये हम होप करते हैं, इतना हम आपसे यकीन रखते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप फटाफट से जो है अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो है तो आज के लेक्चर में बस बेटा इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।